हेलो हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपू कुमार। आप सभी का धमाकेदार स्वागत है इस ज्ञान विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्क्रीनिंग इफेक्ट को डिस्कस किया था, जो कि एस और पी ऑर्बिटल्स में लगते हैं। उसके बारे में डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया। आज हम लोग डी सबसेल के जो भी स्क्रीनिंग इफेक्ट होते हैं उनमें हम लोग आज इवेल्युएशन करेंगे कि डी सबसेल में स्क्रीनिंग इफेक्ट का किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, एक एलिमेंट लेंगे स्कैंडियम, जिसका जेड का वैल्यू होता है 21। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो भी स्कैंडियम का एटम होते हैं उनमें स्क्रीनिंग इफेक्ट किस तरह का लगता है, और इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू भी इसको समझेंगे। इसका पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिराइव करेंगे, जो कि होंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। फिर होंगे 4s2 और 3d 3d1। स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं कि इस तरह से हम लोग स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, किंतु यहाँ पर हम लोग इस एटम का स्क्रीनिंग इफेक्ट देखेंगे। इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे। ये 3d जो है, 3d को हम लोग पहले लिखेंगे और 4s को बाद में लिखेंगे। 3d1 और 4s2। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो भी 4s सेल हैं, 4s हैं, तो हम लोगों ने देखा जो भी पहले सेल आते हैं उनको हम लोग nth बोलते हैं, और उसके बाद के जो भी सेल आते हैं उसको हम लोग n-1 बोलते थे, और उसके अंदर के जो भी सबसेल होते थे उनको हम लोग n-2 बोलते थे, जो कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और जो भी nth सेल होते हैं उनमें हम लोग देखे थे कि जो भी सिग्मा का वैल्यू होता है, सिग्मा जो होता है वो 0.35 होते थे। ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। और जो भी n-1th होंगे उसमें हम लोगों ने देखा कि सिग्मा का वैल्यू जो होता है वो 0.85 होते हैं। और फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जब n-2 होंगे, इस बात को नोट करेंगे कि जब n-2 होंगे और तो इनके जो भी स्क्रीनिंग कांस्टेंट होंगे सिग्मा का वैल्यू, जिसमें एस, पी, डी और एफ सबसे ला सकते हैं, इनमें सिग्मा का वैल्यू 10 होता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे n-2 जो होंगे इनमें सिग्मा का वैल्यू 1 होगा। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को हम लोग एक बार फिर से समझेंगे कि जो भी आउटर मोस्ट सेल होते हैं उनको हम लोग nth बोलते हैं, और उनका जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग पहले पढ़े थे सिग्मा, सिग्मा का वैल्यू यहाँ पर 0.35 होंगे।
जो भी उसके अंदर के सेल होंगे उसको हम लोग n-1th बोलेंगे, जिसमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू 0.85 होंगे, और उसके अंदर के जितने भी सेल होंगे वो सारे को हम लोग n-2 में काउंट करेंगे। ये n-1 के बाद जो भी सेल आएंगे उनको हम लोग n-2 में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर सिग्मा का वैल्यू 1 होगा। इस बात को रिमेम्बर रखेंगे, ये पॉइंट हम लोग को आगे हेल्पफुल रहेंगे। तो हम लोग यहाँ पर सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने जेड इफेक्टिव निकालना सीखा था पहले। तो जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू, देखा था कि जेड माइनस सिग्मा होता है। ये भी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में सीखे थे कि जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा होते हैं। जेड का वैल्यू तो 21 है, ये हम लोग देख रहे हैं। हम लोग सिग्मा को इवेल्युएट करेंगे। तो सिग्मा को इवेल्युएट करने के लिए हम लोग पहले देखेंगे कि n-1 में कितने, nth सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, और n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, और n-2 में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे। तो हम लोग स्कैंडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर भी देखेंगे। यह है स्कैंडियम। इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे, 21 प्रोटॉन होंगे इसके न्यूक्लियस में। तो इसके जो फर्स्ट ऑर्बिट होंगे वो 1s होंगे, 1s होंगे, ये आप लोग समझ रहे हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी आप लोग समझ रहे हैं। इसके जो भी बाद के ऑर्बिट होंगे उसको हम लोग 2s बोलेंगे, 2s बोलेंगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके बाद के जो होंगे वो 3s होंगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके बाद जो सेल होंगे वो 2p होंगे, 2p होंगे। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम लोग देख रहे हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके बाद जो होंगे वो 3s होंगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके बाद 3p होंगे, फिर 4d होंगे, और लास्ट में होंगे वो 4s होंगे। तो 4s में हम लोग देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो यहाँ पर 4s ही है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें से हम लोग सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्क्रीनिंग इफेक्ट को कंसिडरेशन में लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जब एक इलेक्ट्रॉन को कंसिडरेशन में ले लेंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन और बचेंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन और बचेंगे। तो ये जो भी 4s है, ये जो
4s ऑर्बिट है, इसको हम लोग nth बोलेंगे, इसको हम लोग nth बोलेंगे। और इसके अंदर के जो भी हुए 3d, 3p और 3s, इसको हम लोग n-1th बोलेंगे। और इसके अंदर के जितने भी सब सेल होंगे, इसके अंदर होंगे 2p, 2s और 1s, तो इसको हम लोग n-2 बोलेंगे, n-2 बोलेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि nth में हमारे पास स्क्रीनिंग इफेक्ट डालने वाले कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जिनमें से एक को हम लोगों ने बाहर स्क्रीनिंग इफेक्ट को कंसिडरेशन करने के लिए ले लिया। तो इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट डालने वाले तो एक ही इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो हम लोग के पास nth सेल में 1 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। और n-2 में कितना बच रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि d ऑर्बिटल में 1 है, p में 6 है और 3s में 2 है। तो यहाँ पर 9 हो गए। n-1 सेल में हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो स्क्रीनिंग इफेक्ट डालेंगे। हम लोग n-2 में देखेंगे तो 2p सेल में कितने हैं, 6 हैं। 2s में कितने हैं, तो 2 है। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्क्रीनिंग इफेक्ट अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम लोग स्क्रीनिंग जेड इफेक्टिव का कैलकुलेशन करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, इसके देखेंगे कि इनमें सिग्मा का वैल्यू कितने आते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन है, इनमें सिग्मा कांस्टेंट जो होंगे स्क्रीनिंग कांस्टेंट, उनका वैल्यू 0.35 प्लस उनके अंदर होंगे 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इनमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू 0.85 हम लोगों ने पहले देखा था, 0.85। उसके बाद अंदर के जो होंगे वो n-2 होंगे। तो इनमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है और इनमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट हम लोगों ने देखा था कि 1 होते हैं। तो इसको हम लोग इवेल्युएट करेंगे तो होंगे 0.35। इसके बाद जो होंगे वो होंगे 7.65 और इसके बाद होंगे 10। सो यहाँ पर हो गए। यहाँ पर टोटल हम लोग सम करेंगे तो आएंगे 18। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो भी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके ऊपर हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट का इवेल्युएशन करते हैं, उनको जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को, इसके जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। न्यूक्लियर फोर्स के अपने जरिए इनको अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इनके न्यूक्लियस में 21 प्रोटॉन्स हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। किंतु इनको रिपेल करने वाले कितने इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोगों ने देखा कि 20 इलेक्ट्रॉन्स है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस तरह से 20 इलेक्ट्रॉन्स है जो इनको रिपेल करेंगे, इनके ऊपर स्क्रीनिंग इफेक्ट डालेंगे। इस कारण से इनके जो भी इफेक्टिव फोर्स होंगे वो कम हो जाएंगे। ये जिस फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है वो फोर्स रियल नहीं रहेगा, वो डिक्रीज करके और कम हो जाएंगे। तो हम लोगों ने ये देखा सिग्मा का इवैल्यूएशन में कि इतना हम लोगों के पास फोर्स कम हो जाएगा। तो हम लोगों के पास रिमेनिंग फोर्स कितने रहेंगे, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव में हम लोग सिग्मा का मान पुट करेंगे और जेड का भी मान पुट करेंगे। सो 21 माइनस 18
सो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 3 है। जो भी जेड इफेक्टिव रहेंगे, जेड इफेक्टिव का मतलब हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में यह भी देखा था कि जो भी जेड इफेक्टिव होते हैं वो एक्चुअल फोर्स होते हैं, वो जो रिमेनिंग फोर्स होते हैं, फाइनल फोर्स स्क्रीनिंग इफेक्ट लगने के बाद, वही उसी को हम लोग जेड इफेक्टिव बोलते हैं। तो हम लोग के पास जेड इफेक्टिव ये आ गया, इतने फोर्स से अट्रैक्ट, यहाँ पर जेड इफेक्टिव कम हो गए, जो भी एक्चुअल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा था वो फोर्स नहीं रह गया। तो इस चीज को हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था, किंतु यहाँ पर हम लोग ये n-2 के कंसेप्ट को यहाँ पर हम लोग आज सीखने वाले थे, जो कि इस तरह से हम लोग करते हैं। इस बात को आप लोग नोट कर लेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये सारे कंसेप्ट आपको एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेंगे, और जो भी आगे के टॉपिक है केमिस्ट्री में, उनमें ये कंसेप्ट आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो इसको हम लोग एक और एग्जाम्पल के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे, इस चीज को आप लोग नोट कर लें। तो हम लोग एक अनदर एग्जाम्पल लेंगे, जो एलिमेंट रहेंगे टाइटेनियम, जिसका हम लोग जानते हैं जेड का वैल्यू 22 होता है। सो हम लोग इसका जेड का वैल्यू 22 देख रहे हैं। तो इसको भी हम लोग देखेंगे कि इनमें स्क्रीनिंग इफेक्ट किस तरह के होते हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम लोग इसको समझेंगे कि इनमें सेल किस तरह से हैं और किस तरह से इनके ऊपर स्क्रीनिंग इफेक्ट आएंगे। उसके लिए हम लोग इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो पहले इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। फिर इसके बाद 4s2 आएंगे, जो कि हम लोग अपने कंफर्टेबल के लिए पहले 3d को लिखेंगे, उसके बाद 4s को लिखेंगे। 3d2 और 4s2। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इसके आउटर मोस्ट सेल जो हैं, आउटर मोस्ट सेल का मतलब सबसे बाहर के सेल, आउटर मोस्ट सेल तो 4s हैं, जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसको हम लोग n बोल देंगे, n सेल हो गए। और इसके अंदर के जो भी हो गए उनको हम लोग n-1th बोलते थे। तो देखेंगे कि n-1th में कौन कौन से सेल आएंगे, सब सेल आएंगे। तो 3d आएंगे, फिर 3p आएंगे और 3s आएंगे। तो इनको हम लोग n-1th बोल देंगे। इसके जो भी अंदर के सब सेल होंगे उनको हम लोग n-2 बोलेंगे। सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 2p और 2s और 1s। जो भी हम लोग n-1 सेलेक्ट करेंगे, उसके अंदर के जो भी ऑर्बिट होंगे उन सारे को हम लोग n-2 बोलेंगे। n-2 के अंदर n-3 नहीं होते हैं, n-2 ही होते हैं, उनमें हम लोग सारे को इंक्लूड कर लेते हैं। सो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 2p, 2s और 1s, ये जो है इनको हम लोग n-2 बोल देंगे। तो हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि nth है, जो n सेल है इनमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन को तो हम लोग अपने कंसिडरेशन में ले लेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट के लिए, और जो एक बच जाएंगे
वही स्क्रीनिंग इफेक्ट अप्लाई करेंगे। ये जो है वो इनके ऊपर स्क्रीनिंग इफेक्ट अप्लाई करेंगे, और रिमेनिंग ये सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं जो कि n-1th में कितने हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 10 इलेक्ट्रॉन्स n-1th में है। ये इनके ऊपर स्क्रीनिंग इफेक्ट अप्लाई करेंगे। इसको भी हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के थ्रू देखेंगे। n-2 में जो है वो यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये भी इनके ऊपर स्क्रीनिंग इफेक्ट अप्लाई करेंगे। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर के थ्रू। ये न्यूक्लियस है टाइटेनियम का। टाइटेनियम के न्यूक्लियस में कुछ प्रोटॉन्स होंगे, वो 22 प्रोटॉन्स होंगे, ये आप लोग जानते हैं। इसके बाहर के जो ऑर्बिट होंगे वो 1s होंगे। इसके बाहर के ऑर्बिट 1s होंगे। इनमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके बाहर 2s होंगे। इनमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये आप लोग सब समझ रहे हैं। इनके बाद जो होंगे वो 2p होंगे। इनमें हम लोग देख रहे हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन है, सो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करेंगे। इसके बाद के जो ऑर्बिट होंगे वो 3s होंगे। ये 3s होंगे। इनमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके बाद 3p होंगे। इसके बाद 3p होंगे जिनमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। थ्री, 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। इसके बाद 3d होंगे। ये 3d ऑर्बिट हैं। इनमें हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखेंगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि 3d ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद लास्ट ऑर्बिट होंगे 4s। तो 4s को भी हम लोग देखेंगे। ये है 4s। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन को तो हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट कंसिडरेशन में ले लिए हैं। तो 4s में सिर्फ यही एक इलेक्ट्रॉन है। 4s में सिर्फ यही एक इलेक्ट्रॉन है जो इसके ऊपर स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाएंगे। और जो भी इनर सेल के जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स इनके ऊपर स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाएंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो भी आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके जो भी न्यूक्लियस होते हैं तो न्यूक्लियस अपने न्यूक्लियर फोर्स के अकॉर्डिंग उनको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ये इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा।
किंतु ये जो भी इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके भी सेल के जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनको रिपेल करेंगे, इनके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, जिसको हम लोगों ने समझा था कि इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। इनके ऊपर स्क्रीनिंग इफेक्ट डालने वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि 4s ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन्स है और 3D में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 3p में 6 है और 3s में 2 है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स इनके ऊपर रिपल्सिव फोर्स डालने वाले हैं। तो हम लोग इस तरह से देखेंगे कि इनके ऊपर स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना लगता है, जिसको तो हम लोग सिग्मा के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सिग्मा का वैल्यू कितना होगा। हम लोग जेड इफेक्टिव निकालने के लिए ये पहले समझ चुके हैं कि जेड माइनस सिग्मा हम लोग करते थे, तो जेड का वैल्यू 22 आप लोग समझ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर सिग्मा का वैल्यू इवेलुएट करेंगे। सो इसके लिए हम लोगों ने देखा था कि इनके स्क्रीनिंग कांस्टेंट के वैल्यू हम लोग पुट करते थे जितने भी उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो हम लोग यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करेंगे। nth में कितने हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो nth में 1 इलेक्ट्रॉन है। उनके स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितने होते हैं, तो 0.35 होते हैं। 1 मल्टीप्लाई 0.35। उसके बाद जो होंगे n-1th होंगे, तो n-1th में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 6 2 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मल्टीप्लाई n-1th में हम लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू कितना देखे थे, तो 0.85 देखे थे। 0.85 उसके अंदर के जो भी होंगे उसको हम लोग n-2 बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कितने इसमें इलेक्ट्रॉन है, 6 2 2 10 है। यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इनके अंदर जो भी स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू होगा, हम लोगों ने देखा था कि वो 1 होते हैं। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 0.35 प्लस 8.5 प्लस 10 होंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कितने होंगे। हम लोग यहाँ पर देखेंगे 18.85 हुए। सो ये है सिग्मा का वैल्यू। सिग्मा का वैल्यू का मतलब ये होता है, हम लोगों ने पहले भी देखा था कि जो न्यूक्लियस अपने न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो इनके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन, जो भी इनर सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे, इनके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेंगे। तो रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करने वाले कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर 21 इलेक्ट्रॉन जो है वो इनके ऊपर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेंगे। तो रिपल्सिव फोर्स जो भी अप्लाई हुआ, तो ये न्यूक्लियस का जो भी इफेक्टिव फोर्स है, जो अट्रैक्ट करने वाले फोर्स थे, तो फोर्स तो इनके कमजोर हो गए। तो कमजोर कितने हो गए, तो यही सिग्मा के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि 18.85 इतने डिक्रीज कर गए हैं। तो जेड इफेक्टिव अब कितना रह गया, तो जेड इफेक्टिव हम लोगों ने देखा है कि इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो जेड माइनस सिग्मा, जेड का वैल्यू हम लोग 22 पुट करेंगे माइनस 18.85। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जेड इफेक्टिव कितने आएंगे। सो 3.15, ये जो जेड इफेक्टिव हो गए 3.15, यही अब रिमेनिंग फोर्स है। इसी फोर्स के थ्रू ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसी को हम लोग जेड इफेक्टिव बोलते हैं। सो आप लोग इस बात को नोट कर लेंगे कि इस तरह से हम लोग जेड इफेक्टिव इवेल्युएट करते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो भी कंसेप्ट है
वो हम लोग डिस्कस, हम लोगों ने जेड इफेक्टिव को बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू देखा और प्रैक्टिस भी हम लोगों ने काफी कर लिया। सो आई होप स्टूडेंट्स आप सब लोग को जेड इफेक्टिव का जो भी कंसेप्ट है वो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और जेड इफेक्टिव को ही हम लोग पहले देखा थे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते थे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो ये जेड इफेक्टिव का जो भी कंसेप्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो भी कंसेप्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोग इसको अच्छे से समझ लिए होंगे। सो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का एक ट्रेंड होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का एक ट्रेंड होता है, जिस ट्रेंड को इस ट्रेंड के थ्रू हम लोगों ने ये भी देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि जब भी हम लोग लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट हम लोग जब भी मूव करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो भी होते हैं जेड इफेक्टिव हम लोगों ने जो भी इवेल्युएट किया, पिछले डिस्कस किया, उनको इसके जो ट्रेंड होते हैं वो जो भी लेफ्ट से राइट की ओर एक पीरियड में हम लोग मूव करेंगे तो उनके जेड इफेक्टिव इंक्रीज करते हैं। जैसे हम लोग पहले इवेल्युएट किए थे कि लिथियम का जो जेड इफेक्टिव होता है 1.3 होता है, बेरिलियम का जो जेड इफेक्टिव होता है 1.95 होता है। इस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट करके देखा था। तो आप लोग देख सकते हैं कि जेड इफेक्टिव का जो भी वैल्यू है वो लेफ्ट से राइट की ओर मूव करने में एक पीरियड में इंक्रीज करते हैं, वो आप लोग देख रहे हैं। और जो भी एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनमें हम लोग एक ग्रुप में जैसे ही डाउनवर्ड मूव करेंगे तो जेड इफेक्टिव पहले तो इंक्रीज करेंगे क्योंकि वो, और उसके बाद वो लोग कांस्टेंट हो जाएंगे। आप लोग देख रहे हैं कि इस तरह से कांस्टेंट हो जाते हैं। इसको हम लोग टेबल के थ्रू भी देखेंगे। ये एस ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक का टेबल है। इसमें जैसे हम लोग लिथियम से सोडियम की तरफ मूव करेंगे तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेंगे, क्यों, परंतु इसके बाद जैसे ही हम लोग डाउनवर्ड मूव करेंगे तो ये कांस्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद ये इसमें इंक्रीजिंग नहीं होता है। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस स्लाइटली एंड बिकम कांस्टेंट डाउन ए ग्रुप। ये एस ब्लॉक में ऐसा ट्रेंड चलते हैं। एस ब्लॉक में दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो ये दोनों जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, वो दोनों ग्रुप में ये ट्रेंड फॉलो होते हैं। पहले वो स्लाइटली इंक्रीज करेंगे और उसके बाद वो सारे कांस्टेंट हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ये जो भी पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे ट्रेंड होते हैं। ये हम लोग पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं। इस पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे ट्रेंड होते हैं। वो ट्रेंड कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट 5 ट्रेंड होते हैं। जो फर्स्ट है एटॉमिक रेडियस, सेकंड है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फोर्थ है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिफ्थ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो स्टूडेंट्स, जो भी पीरियोडिक टेबल होते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसमें कुछ ट्रेंड फॉलो होते हैं। वो ट्रेंड 5 होते हैं और वो ये 5 ट्रेंड होते हैं जो कि जनरली फॉलो होते हैं। और इन पांचों ट्रेंड को हम लोग एक एक कर डिस्कस करेंगे। सो चलते हैं, हम लोग एटॉमिक रेडियस को डिस्कस करेंगे।
तो एटॉमिक रेडियस में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक रेडियस को हम लोग कैसे इवेल्युएट करते हैं, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, पहले क्लास में हम लोग जैसे 9th 10th में पढ़े होंगे कि एक एटम होते हैं, उनके बाहर आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होते हैं और पार्टिकल न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। सो हम लोग न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच के डिस्टेंस को देखेंगे, उसको हम लोग एटॉमिक रेडियस बोलते थे। किंतु उसके बाद में साइंस का डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पार्टिकल नहीं है, वो वेव है। वेव तो ऐसे ऐसे चलेगा, तो वेव को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है और इसके आउटर ऑर्बिट है ये। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे मूव नहीं करता है। इसमें वेव नेचर में ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव करता है। तो हम लोग इस एटम का बाउंड्री कैसे डिफाइन करेंगे? इस एटम के लिए हम लोग ये बाउंड्री बोलेंगे कि ये बाउंड्री बोलेंगे, या कौन सा बाउंड्री इसके लिए हम लोग डिफाइन करेंगे? हम लोग को परेशानी होने लगा, तो हम लोगों ने ये एक टेक्निक अपनाया जिसमें हम लोगों ने वो उस रेडियस को, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि इस रेडियस को हम लोगों ने 3 टाइप्स में हम लोगों ने डिवाइड किया, जो कि कोवलेंट रेडियस हम लोगों ने एक बोला, और दूसरे टाइप के रेडियस को हम लोगों ने वांडर वाल रेडियस बोला। और एक तीसरे टाइप का रेडियस हुआ जिसको हम लोगों ने मेटालिक रेडियस बोला। इस तरह से हम लोगों ने एलिमेंट के नेचर के बेस पर हम लोगों ने 3 तरह के रेडियस को डिफाइन किया। सो हम लोग देखेंगे, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम को हम लोग एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। किंतु बाद में देखा गया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तो वेव नेचर के होते हैं, तो वो तो ठीक से मूव नहीं करेंगे, जिसके कारण हम लोग उसके बाउंड्री को डिफाइन करेंगे। वो तो वेव के फॉर्म में ऐसे ऐसे मूव करते हैं, तो इसको हम लोग कैसे बाउंड्री डिफाइन करेंगे? इसलिए हम लोगों ने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो भी एटम के साइज होते हैं वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं वेव पार्टिकल के कारण, और उनके साइज भी काफी छोटे होते हैं, और जो भी वेव पार्टिकल वेवी नेचर के होते हैं, इस कारण से हम लोग उनके बाउंड्री को भी हम लोग नहीं डिफाइन कर पाते हैं। ये सारे पॉइंट्स आप लोग देख लिए हैं और नोट भी कर लेंगे। ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि एटॉमिक रेडियस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक कोवलेंट रेडियस होते हैं, एक मेटालिक होते हैं, और एक वांडर वाल रेडियस होते हैं। और जो भी इनका मेजरमेंट होता है वो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन आइडेंटिकल एटम्स, इसको हम लोग एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के थ्रू भी हम लोग इसका डिटर्मिनेशन करते हैं एटॉमिक रेडियस का। सो हम लोग एक एक कर इनका डिस्कशन भी करेंगे। तो पहले हम लोग कोवलेंट रेडियस को देखेंगे। कोवलेंट रेडियस में यह बताया गया है कि
half of the distance between centers of two nuclei of the same elements bonded by single covalent bond. इसका मीनिंग ये हुआ कि दो एक तरह के एटम होंगे, एक तरह के ऐसे हम लोग एटम लेंगे जिसको हम लोग एक को हम लोग ए बोलेंगे और दूसरे को हम लोग बी बोलेंगे। तो इनके न्यूक्लियस इस तरह से होंगे और वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू ये जुड़े होंगे। तो इनका हम लोग डिस्टेंस देखेंगे। इनका डिस्टेंस क्या है? तो इनका डिस्टेंस देखा गया कि डी है। तो डी को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो इसी को हम लोग कोवलेंट रेडियस बोलेंगे। यही कोवलेंट रेडियस है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस इमेज में बताया गया कि ये दो आइडेंटिकल एटम्स हैं, इनके न्यूक्लियस के बीच का हम लोग डिस्टेंस इवेल्युएट किए 2 और इनको डी और इनको 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कोवलेंट रेडियस इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। और ये जो कोवलेंट रेडियस है वो जनरली नॉन मेटल्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वही कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड रहते हैं और इनके जो यूनिट्स होते हैं वो पिकोमीटर होते हैं और एंगस्ट्रम में हम लोग मेजर करते हैं। पिकोमीटर का मीनिंग ये होता है 10⁻⁻12 मीटर और जो एंगस्ट्रम होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। तो इस तरह से इनका जो कोवलेंट रेडियस है उसका मेजरमेंट होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसमें स्मोकर और स्टीवेंसन ने ये बताया कि जब भी दो डिफरेंट टाइप्स के एटम होंगे, दो डिफरेंट टाइप के एटम होंगे, पहले को हम लोग ए बोलेंगे और दूसरे को हम लोग बी बोलेंगे। और इनके जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी अलग अलग है। ये दोनों जो एटम है इनके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी अलग अलग है और इनके रेडियस भी अलग अलग होते हैं। तो इसमें हम लोग इसका कोवलेंट रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? तो ऐसा बताया गया है कि पहले हम लोग ए का रेडियस देखेंगे, जो कि सेम एटम के पहले हम लोग देखेंगे कि एक तरह के जो एटम होते हैं, ये जो एटम है इनके तरह के एटम को हम लोग दूसरे को एक जैसे एटम को जैसे हम लोगों ने पहले डिटरमाइन किया कि इनके कोवलेंट रेडियस को हम लोग पहले फाइंड करेंगे, न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर और इसके 2 से डिवाइड करेंगे। उसी तरह से हम लोग इसका रेडियस निकालेंगे। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं रेडियस ऑफ ए dA/2, इनको एंगस्ट्रम में हम लोग डिराइव करेंगे और इस तरह से जो बी एटम्स हैं इनके भी हम लोग रेडियस इस तरह से डिफाइन करेंगे, इनके जैसे आइडेंटिकल एटम को लेकर और उनके बीच के न्यूक्लियर डिस्टेंस को हम लोग देखेंगे और उसको 2 से जब डिवाइड करेंगे तो रेडियस ऑफ बी हम लोग फाइंड करेंगे। तो इस तरह से हम लोग रेडियस ऑफ ए और रेडियस ऑफ बी फाइंड करेंगे और इनमें से हम लोग माइनस करेंगे 0.09 इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ पर जो डेल्टा एक्स है, ये जो डेल्टा एक्स है वो डेल्टा एक्स का मीनिंग ये होता है कि ये दोनों एटम के बीच के जो भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होगा, ये दोनों तो अलग अलग तरह की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है और इनके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के जो भी डिफरेंस होंगे उनको हम लोग डेल्टा एक्स बोलेंगे। सो हम लोग ये जो डिफरेंट टाइप्स के एटम रहेंगे उनके कोवलेंट रेडियस हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? इनके जो भी हम लोग रेडियस फाइंड करेंगे तो
रेडियस ऑफ ए पहले फाइंड करेंगे प्लस रेडियस ऑफ बी फाइंड करेंगे और इनमें से हम लोग माइनस करेंगे 0.09 इंटू डेल्टा एक्स। इस तरह से हम लोग ये वैल्यू फाइंड करेंगे। इस कोवलेंट रेडियस, ये जो टेक्निक है ये तब एप्लीकेबल होते हैं जब ये दोनों एटम डिफरेंट एलिमेंट के हो, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हो और डिफरेंट इनके रेडियस भी, अपने जो पार्टिकुलर रेडियस है वो रेडियस भी डिफरेंट हो। तो इस तरह से हम लोग इनका कोवलेंट रेडियस फाइंड करते हैं। तो इसके बाद जो एक अनदर रेडियस हम लोग स्टडी करते हैं वो मेटालिक रेडियस होते हैं। मेटालिक रेडियस जनरली मेटल्स के लिए हम लोग फाइंड करते हैं। वो कोवलेंट रेडियस का जो भी तरीका है वो हम लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी मेटल के मोलिक्यूल होते हैं, सॉरी एटम्स जो होते हैं, वो बिल्कुल डेंसली क्लोज होते हैं। इस तरह से जो भी मेटल्स के एटम होते हैं वो इस तरह से क्लोज होते हैं। और ये जो भी एटम्स हैं इनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आप लोग जानते हैं। वो इसके जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो इसमें भी मूव करेगा, इसमें भी मूव करेगा, इसमें भी मूव करेगा। इस तरह से वो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे एटम में मूव करते रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रेडियस दूसरे तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। तो इसमें हम लोग इस तरह से करते हैं कि हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मेटालिक एटम्स इन ए क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर। जो कि हम लोगों ने देखा कि एटम्स जो होते हैं वो इस तरह से क्लोज्ड होते हैं, इस तरह से क्लोज्ड होते हैं। तो इसी को हम लोग क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म में जब मेटालिक एटम अरेंज रहते हैं इसी को हम लोग क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसी को हम लोग क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इसी में यह बताया गया है कि हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मेटालिक एटम्स। इसमें देख रहे हैं कि ये दो एडजेसेंट मेटालिक एटम्स हैं, ये दो एडजेसेंट मेटालिक एटम्स हैं। इनके बीच के डिस्टेंस के हाफ कर देंगे, इसी को हम लोग मेटालिक रेडियस बोलते हैं। इसी को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है कि हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो इसके हाफ करेंगे तो ये पार्ट हो जाएंगे बिटवीन टू एडजेसेंट मेटालिक एटम्स। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी दो एटम्स हम लोग कंसिडरेशन में लेंगे वो दोनों एडजेसेंट होने चाहिए। इट मीन्स दोनों बिल्कुल सटे होने चाहिए, दोनों नजदीक के एटम्स होने चाहिए। तो यहाँ पर मेटालिक रेडियस एप्लीकेबल होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि मेटालिक रेडियस हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं, और इसको आप लोग नोट करेंगे कि ये जनरली मेटल्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं। ये मेटालिक रेडियस का जो भी कंसेप्ट है वो मेटल्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वान डर वाल रेडियस। तो वान डर वाल रेडियस में हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने पहले देखा कि जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट रेडियस हम लोग जो फाइंड करते हैं तो टू एटम्स कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होते हैं, तो उनके बीच के डिस्टेंस बाई 2 करते हैं, तो उसमें हम लोग कोवलेंट रेडियस फाइंड करते हैं। मेटालिक रेडियस में भी हम लोगों ने देखा कि जब भी टू एडजेसेंट मेटल्स के एटम होते हैं
उनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो उसको हम लोग मेटालिक रेडियस बोलते हैं। किंतु वांडर वाल रेडियस में हम लोग ये देखते हैं कि जैसे नोबेल गैस है वो तो इनर्ट गैस होते हैं, वो किसी अनदर एटम के नजदीक में नहीं आ सकते हैं, तो हम लोग कैसे उसको मेजरमेंट करेंगे? तो ये जो वांडर वाल रेडियस जो है वो नोबेल गैस के लिए एप्लीकेबल होते हैं और वो नॉन मेटल्स के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि नोबेल गैस के लिए हम लोग मेटालिक रेडियस कैसे फाइंड करते हैं। नोबेल गैस के लिए हम लोग देखेंगे कि मेटालिक रेडियस कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्ली ऑफ टू नॉन बॉन्डेड नियरेस्ट नाइबरिंग एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट इन इट्स सॉलिड स्टेट। जैसे हम लोगों ने देखा पहले कि जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उनमें एटम्स इस तरह से बॉन्डेड होते हैं। तो हम लोग इन दो न्यूक्लियर डिस्टेंस को फाइंड कर इनको डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड हम लोग गेन करते हैं। मेटालिक में हम लोगों ने देखा कि एटम्स इस तरह से रहते हैं अरेंज्ड और इनके बीच के न्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो हम लोग इनके मेटालिक रेडियस फाइंड करते हैं। किंतु यहाँ पर यह बताया गया है कि हाफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू नॉन बॉन्डेड, ऐसे एटम जो नॉन बॉन्डेड फॉर्म में हो, वो दो एटम्स के बीच में किसी तरह का बॉन्ड नहीं हो, वो दोनों एटम फ्री होने चाहिए। जैसे इस इमेज में आप लोग देख रहे हैं कि ये दोनों जो एटम हैं वो बिल्कुल फ्रीली है, इन दोनों के बीच में किसी तरह का कोई भी बॉन्ड नहीं है। और इस बात को भी ध्यान रखना है, सेम एलिमेंट होने चाहिए। ये दोनों सेम एलिमेंट के एटम्स हैं और ये दोनों नॉन बॉन्डेड फॉर्म में है। तो यहाँ पर हम लोग इसके बीच के न्यूक्लियर डिस्टेंस को उनके 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग वांडर वाल रेडियस बोलेंगे। और जब भी कोई दो एटम्स हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस मिनिमम कब होगा? जैसे कोई दो एटम है उनके बीच का डिस्टेंस सबसे कम तब होगा जब वो सॉलिड स्टेट में रहेंगे। जैसे आप लोग ये जानते हैं कि कोई भी एटम जब गैसियस स्टेट में रहता है तो उनके बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, जब लिक्विड स्टेट में रहता है तो उनके बीच का डिस्टेंस थोड़ा कम होता है, और सॉलिड स्टेट में होता है तो उनके बीच का डिस्टेंस सबसे कम होता है। तो हम लोग यहाँ पर ये प्रयास करेंगे कि वो सॉलिड स्टेट में उनको हम लोग फाइंड करें और दो लाइक एटम रहेंगे, दोनों सिमिलर एटम रहेंगे और उनके बीच के न्यूक्लियर डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो उसी को हम लोग नोबेल गैस के वांडर वाल रेडियस बोलते हैं। तो वांडर वाल रेडियस हम लोग नोबेल गैस का इसी तरह से फाइंड करते हैं कि दो हम लोग नॉन बॉन्डेड एटम लेंगे, इनके बीच में किसी तरह का बॉन्ड नहीं है, ये दोनों सेम एलिमेंट के एटम होंगे और ये सॉलिड स्टेट में होंगे और इनके बीच का जो भी न्यूक्लियर डिस्टेंस है उनको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हम लोग रेडियस ऑफ वांडर वाल रेडियस हम लोग फाइंड कर पाएंगे इसी से। सो हम लोगों ने देखा कि नोबेल गैस के लिए हम लोग कैसे वांडर वाल रेडियस फाइंड करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वांडर वाल रेडियस फॉर नॉन मेटल्स। वांडर वाल रेडियस फॉर नॉन मेटल्स, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो भी एटम्स होते हैं, हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्ली ऑफ टू नॉन बॉन्डेड एटम्स। हम लोगों ने पहले भी देखे
कि जब भी वांडर वाल रेडियस हम लोग फाइंड करते हैं तो उनमें जो भी 2 एटम्स होते हैं वो नॉन बॉन्डेड कंडीशन में रहते हैं, तभी हम लोग वांडर वाल रेडियस फाइंड करते हैं। तो इसमें मेन पॉइंट ये है कि वांडर वाल रेडियस में हमेशा नॉन बॉन्डेड स्टेट ही रहेंगे, नॉन बॉन्डेड नियरेस्ट नाइबरिंग एटम्स ऑफ 2 एडजेसेंट मोलिक्यूल्स ऑफ द सेम एलिमेंट इन सॉलिड स्टेट। सो सॉलिड स्टेट में ही तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो मिनिमम होगा। तो एक तरह के मॉलिक्यूल लेंगे, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ये एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल है और ये एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। तो क्लोरीन का ये जो कोवलेंट रेडियस है, कोवलेंट रेडियस तो हम लोग इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। और ये जो नॉन बॉन्डेड स्टेट में है ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये नॉन बॉन्डेड स्टेट में है, इनके बीच का कोई भी बॉन्ड नहीं है, ये नॉन बॉन्डेड स्टेट में है। तो जो भी नियरेस्ट एटम होंगे, तो नियरेस्ट एटम तो यही है, नियरेस्ट जो इसमें एटम होंगे ये दोनों नियरेस्ट एटम है। तो इनके बीच के डिस्टेंस को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हम लोग नॉन मेटल्स का वांडर वाल रेडियस यहाँ पर फाइंड कर पाएंगे। यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल के से देख सकते हैं, ये क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है, इनके क्लोरीन का जो भी कोवलेंट बॉन्ड का रेडियस होता है वो 99 होता है। यहाँ कोवलेंट रेडियस आप लोग देख सकते हैं 99 है। और इनके जो भी नॉन बॉन्डेड स्टेट है, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का जो भी नियरेस्ट एटम है, तो ये तो नॉन बॉन्डेड कंडीशन में है। तो नॉन बॉन्डेड कंडीशन में जब भी हम लोग इसका डिस्टेंस से डिराइव करेंगे, उनके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये वांडर वाल रेडियस हम लोग फाइंड कर पाएंगे। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग वांडर वाल रेडियस हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। इसमें हम लोगों ने देखा कि जो भी रेडियस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, एक कोवलेंट रेडियस और एक मेटालिक रेडियस और वांडर वाल रेडियस। कोवलेंट रेडियस में हम लोगों ने यह देखा कि 2 एटम्स एक अपने कोवलेंट बॉन्ड में होते हैं, उनके बीच के डिस्टेंस को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हम लोग कोवलेंट बॉन्ड का रेडियस फाइंड कर पाएंगे। और मेटालिक रेडियस में हम लोगों ने यह देखा कि जब भी 2 एटम्स होते हैं सिमिलर एलिमेंट्स के, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच के न्यूक्लियर डिस्टेंस को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हम लोग मेटालिक रेडियस फाइंड कर पाते हैं। और हम लोगों ने फिर ये भी देखा कि वांडर वाल रेडियस हम लोग उस एटम्स का, उस एलिमेंट के एटम का हम लोग फाइंड करते हैं जो किसी बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो नॉन बॉन्डेड कंडीशन में रहते हैं, तो वहां पर हम लोग कोवलेंट रेडियस फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद के टॉपिक्स को जो कि हम लोग कंपैरिजन करेंगे सारे टाइप्स के रेडियस को, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।